हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलें बेटा, आज एक बार फिर से हम अपना नया टॉपिक लेकर के आए हैं सरफेस केमिस्ट्री का। और आज हमारे पास है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। देखिए बेटा, हमने सीख लिया कि कोलाइड्स बनते कैसे हैं, कोलाइड सॉल्यूशन कैसे बनता है, कोलाइड सॉल्यूशन, कोलाइड सॉल्व भी कहते हैं कोलाइड सॉल्यूशन को। हमने पढ़ लिया है कि कोलाइड सॉल्यूशन किस प्रकार से हम बनाते हैं, उसके कई प्रकार की हमने मेथड्स पढ़े, कोलाइडियल मेथड पढ़े कि कोलाइड सॉल्यूशन बनाने को। अब हमारे पास आता है कि कोलाइड सॉल्यूशन बन गया तो उसका शुद्धिकरण भी करना है। कोलाइड सॉल्यूशन जो आपको प्राप्त हुआ है, कोलाइड सॉल्व, वो प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो उसके प्यूरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, पहली बात आती है कि उसकी प्यूरिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए बेटा, अक्सर होता क्या है, आपने देखा कि हमने कोलाइड सॉल्यूशन बनाने की जो विधियां पढ़ी उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाए थे। क्या मिलाए थे हमने उसमें? इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाए। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य हमने उसमें मिलाए थे। होता क्या है कि हम कोलाइड सॉल्यूशन बनाने के लिए सूक्ष्म मात्रा में विद्युत अपघट्य की मात्रा को मिलाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विद्युत अपघट्य की मात्रा जैसे जैसे कभी अधिक मात्रा में हो जाती है या उसके अंदर कुछ मात्रा में कोलाइड सॉल्यूशन में विद्युत अपघट्य रह जाते हैं, तो वो विद्युत अपघट्य धीरे धीरे करके उन कोलाइड्स को क्या कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं, यानी उनका सस्पेंशन कर देते हैं, स्कंदन कर देते हैं, कोगुलेशन हो जाता है, यानी वो सस्पेंड हो जाते हैं अपने सॉल्यूशन में। और अगर कोई कण सस्पेंड हो गया तो वो कोलाइड नहीं कहलाता। क्या नहीं कहलाता? कोलाइड नहीं है। सस्पेंड का मतलब वो मिल जाएंगे आपस में, कोगुलेशन हो जाएगा उनका, फिर से प्रिसिपिटेशन की कंडीशन में आ जाएंगे। तो ऐसा होगा तो वो कोलाइड सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। प्रिसिपिटेशन आने पे कोलाइड सॉल्यूशन वो तो आपका क्या हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा, यानी निलंबन कहलाएगा। तो विद्युत अपघट्य की मात्रा अशुद्धियों के रूप में इसमें रह जाती है, और इन्हीं अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बेटा, प्यूरिफिकेशन कोलाइड कणों का शुद्धिकरण, कोलाइड सॉल्व का शुद्धिकरण का पहली विधि है डायलिसिस। डायलिसिस जिसे हम अपवहन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? अपवहन। होता क्या है कि जब हमने कोलाइड सॉल्यूशन बनाया, सॉल्व बनाया, तो उसमें कुछ मात्रा में विद्युत अपघट्य की अशुद्धियां रह जाती हैं। अब देखिए, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए होता क्या बेटा, नॉर्मली हमने देखा कि हम कोलाइड सॉल्यूशन को शुद्ध करने के लिए एनिमल मेम्ब्रेन लेते हैं। जैसे हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था एसपीएम, सेमी परमेम्ब्रेबल मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी। उसी प्रकार से वो पार्चमेंट झिल्ली हो सकती है, या एनिमल झिल्ली हो सकती है, या सेलफोन झिल्ली हो सकती है। इस प्रकार की झिल्लियों का हम प्रयोग हमने सॉल्यूशन में भी किया था। तो सॉल्यूशन में क्या, झिल्ली जो एसपीएम होती है उसका, या जो एनिमल मेम्ब्रेन होती है उसकी क्या क्वालिटी होती है, वो अक्सर उस झिल्ली से क्या होता है, जो वास्तविक सॉल्यूशन होता है हमारा, ठीक है, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन के कण तो उससे बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कोलाइड के सॉल्यूशन के कण वो झिल्ली से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हम अक्सर कोलाइड के प्यूरिफिकेशन के लिए इस प्रकार की पार्चमेंट झिल्ली या जंतु झिल्ली या सेलफोन झिल्ली का प्रयोग करते हैं। माना हमारे पास एक कंटेनर था और हमारे पास कोई कोलाइड सॉल्यूशन था, हमने उस कोलाइड सॉल्यूशन को छानना था, तो हमने उस पर क्या लगा दिया, यहाँ पे ये पार्चमेंट यानी कोई मेम्ब्रेन लगा, कोई मेम्ब्रेन हमने यहाँ पे लगा दी, मेम्ब्रेन लगा दी हमने, उसको इसमें डाला। तो आप देखिए, जो कोलाइड कण होंगे वो थोड़ा साइज में बड़े होते हैं, तो वो तो क्या होंगे, इस झिल्ली के ऊपर रह जाएंगे, और बाकी जो कण इससे छोटे होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, नीचे कंटेनर में आ जाएंगे। नीचे किस में आ जाएंगे, माने इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ कण क्या हो गए हमारे, जो इलेक्ट्रोलाइट्स अक्सर पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं मोस्ट ऑफ दी, तो वो नीचे आ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स थोड़ा इन कोलाइड कणों के साथ रह जाते हैं। अब हमें अगर माना इनका शुद्धिकरण करना है, तो हम इस झिल्ली को फोल्ड करेंगे। जो कण इसमें कोलाइड बच गया, सॉल्व बच गया, उसको फोल्ड कर रहे हैं, और फोल्ड करके हम इस झिल्ली को ऊपर से बांध के, देखिए बेटा, इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके इस झिल्ली को बांधेंगे, बांध करके इस झिल्ली को एक खूंटी से यहाँ पे लटका देंगे, और इसको एक पानी से भरे हुए कंटेनर में डाल देंगे। जो छाना आपने कोलाइड सॉल्यूशन को छाना, उसके पार्चमेंट की झिल्ली में कुछ कण हमारे कोलाइड्स जो सॉल्व है उसके कण जो है वो पार्टिकल्स यहाँ है। हमें लगता है कि इसमें कुछ अशुद्धियां ना हो, तो उसको दूर करने के लिए हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इस झिल्ली को, इस मेम्ब्रेन को हम इस तरीके से किसी खूंटे से लटका करके हैंग कर लेंगे। हैंगर से हैंग करने के बाद एक ऐसा कंटेनर लेंगे जिसमें हम यहाँ से वाटर फ्लो कराएंगे। क्या कराएंगे? वाटर फ्लो। यहाँ से वाटर फ्लो होगा, यहाँ से वाटर आउट होगा। अब डिफ्यूजन ऑफ होगा यहाँ पे। देखिए अब क्या होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे वाटर यहाँ से फ्लो कराएंगे, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, तो ये पानी क्या करेगा, इस झिल्ली को पार करके निकल जाएगा। क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, छोटे हैं, ये पार्टिकल्स क्या होंगे, पार्चमेंट झिल्ली को पार करके निकल जाएंगे, और उसमें मौजूद जो विद्युत अपघट्य के कण होंगे वो इसमें घुल करके इस पानी के साथ बाहर निकल जाएंगे। ये फोर्स के साथ में ये प्रोसेस होती है। यहाँ से पानी जाएगा, पार्चमेंट झिल्ली के अंदर जाएगा, इसमें जो ये क्रिस्टलॉइड देख रहे हैं आप,
ये है हमारे किसके कण है, ये हम पे विद्युत अपघट्य के कण है। किसके कण है? विद्युत। ये पानी इसके साथ में झिल्ली को पार लेगा, प्रेशर बनेगा, इस प्रेशर के साथ में ये कण झिल्ली से बाहर निकल जाएंगे और जो कोलाइड कण है वो हमारे कहाँ रह जाएंगे? झिल्ली के अंदर रह जाएंगे। ये सॉल्ट के रूप में मैंने दिखा दी, कोलाइड सॉल्ट यहाँ पर है, ये यहाँ ही रह जाएंगे और इस प्रकार से पानी के साथ में बाहर निकल जाएंगे। बड़ी आसानी से हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, अपोहन कहते हैं। बड़ी आसानी से हम कोलाइड सॉल्यूशन से विद्युत अपघट्य के कणों को बाहर कर लेते हैं इस प्रोसेस। देखिए बेटा, कुछ नहीं है, झिल्ली के अंदर हमने उन कणों को लिया, झिल्ली को लटका दिया, पानी का प्रेशर इस कंटेनर में डाला, इस प्रकार का एक तरफ से पानी फ्लो होगा, अंदर प्रवेश करेगा, दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा। इस फ्लो के साथ जो विद्युत अपघट्य के कण है वो पानी के साथ में मिल करके या घुल करके उससे बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि कोलाइड्स के कण बड़े होते हैं। कोलाइड के कण जो एनिमल मेम्ब्रेन है या पार्चमेंट है या सेलफोन मेम्ब्रेन है उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे और नहीं निकल पाते हैं। वास्तविक सॉल्यूशन के कण क्या होते हैं, वहां से क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। बाकी का अशुद्धियां बाहर निकल जाएंगी, जो बच जाएगा वो क्या बचेगा? सॉल्व बचेगा। वो क्या बचेगा हमारे पे? कोलाइडल सॉल्व बचेगा। इस प्रकार से पहला मेथड है हमारे पास डायलिसिस, जिसके द्वारा हम कोलाइड सॉल्यूशंस को प्यूरिफिकेशन करते हैं या प्यूरिफाइड करते हैं। हाय गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्यूरिफिकेशन का, इलेक्ट्रोडायलिसिस। अभी हमने देखिए पहला पॉइंट पढ़ा था प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन का, क्या पढ़ा था हमने? डायलिसिस। अब हम पे दूसरा आता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस का मतलब होता है विद्युत अपोहन। विद्युत अपोहन कुछ नहीं है, हमने अभी अपोहन पढ़ा, अब विद्युत है, इसके आगे क्या लगे? इलेक्ट्रोड लगे यानी विद्युत। होता क्या है? देखिए बेटा, सेम डायग्राम है, वही पार्चमेंट झिल्ली है या एनिमल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर हमारी क्या है? कोलाइडल सॉल है जिसमें अशुद्धियां हैं। पहले क्या था इस कंटेनर में? देखिए नई चीज क्या दिख रही है आपको? इलेक्ट्रोड। क्या दिख रही है? इलेक्ट्रोड। अब की बार हमने क्या लगा दिया इसमें? इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्या लगा दिए? इलेक्ट्रोड लगा दिए। देखिए हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड इस कंटेनर में डिप कर दिया। अब जैसे ही हम, होता क्या है, जो नॉर्मल डायलिसिस होता है बेटा वो प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है? बहुत स्लो, बहुत धीमे प्रोसेस से उस डायलिसिस के द्वारा शुद्धिकरण होता है किसका? कोलाइडल सॉल्यूशन का। लेकिन अगर हम इसमें इलेक्ट्रोड लगा दें यानी करंट पास कर दें, तो ऐसा होने से ये जो प्रोसेस होती है डायलिसिस की, ये थोड़ा तेज हो जाती है। प्रोसेस क्या हो जाती है? बहुत तेजी से शुद्धिकरण हो जाता है सॉल्यूशन का। तो हम क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रोड इसमें डालते हैं, करंट पास करते हैं। होता क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोलाइडल जो कण है वो पार्चमेंट झिल्ली से बाहर नहीं निकलते और सॉल्यूशन में घुले हुए नहीं होंगे, क्योंकि वो ट्रू सॉल्यूशन बनाता नहीं है। कोलाइड सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन होता नहीं है, आपको पता है, कण डिस्पर्स मीडियम में उसके रहते हैं। तो उसमें क्या होगा? जो अशुद्धियां हैं वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स की हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में क्या है? घुलनशील होते हैं। अब अक्सर क्या हुआ, जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रोड डाले तो जो अशुद्धि के रूप में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स था, क्या था? माना हमारे पास KOH था फॉर टाइम बिंग। मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारे पास पोटेशियम हाइड्रेट हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में लिया, पोटेशियम धन था और OH क्या था हमारे पास? माइनस था। यह अशुद्धि के रूप में इस झिल्ली के अंदर है। अब हमने जैसे यहाँ से पानी फ्लो किया तो विद्युत साथ में क्या किया हमने? इसमें करंट पास किया, इलेक्ट्रोड के थ्रू करंट पास करने से क्या हुआ? जो इस पार्चमेंट ये झिल्ली के अंदर जो विद्युत अपघट्य के रूप में अशुद्धियां थी वो बड़ी तेजी से, जो धनायन होगा वो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर चले जाएगा, जो धन होगा वो कहां चले जाएगा? ऋण पे चले जाएगा, माइनस वाले इलेक्ट्रोड पे चले जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। और जो माइनस होगा वो किस पे आ जाएगा? इस प्लस वाले पे आ जाएगा। माइनस कहां आ जाएंगे? सारे के सारे इस प्लस वाले। तो ये इलेक्ट्रोड तेजी से अपनी ओर क्या कर लेते हैं? इन आयनों को आकर्षित कर लेते हैं और ये आयन जल्दी से पानी में नीचे किस में आ जाते हैं? पानी में आ जाते हैं। किसके कारण? इलेक्ट्रोड के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रोड धन वाला माइनस की ओर चले जाएगा और माइनस वाला किसकी ओर चलेगा? प्लस की ओर। आपस में ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। आपको पता ही है ये विद्युत अपघट्य की प्रोसेस होती है, ऋण आयन धन की ओर, धन आयन ऋण की ओर चले जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो विद्युत इलेक्ट्रोडायलिसिस है, इलेक्ट्रोडायलिसिस बड़ी तेजी से प्रोसेस होती है। डायलिसिस की है बस केवल इलेक्ट्रोड लगाने के कारण विद्युत अपघट्य तेजी से इलेक्ट्रोड की ओर क्या करने लगते हैं? मूव करने लगते हैं और हमारा सॉल्व प्योर हो जाता है। पॉइंट इज क्लियर? तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए, अपोहन और विद्युत अपोहन। बच्चे अक्सर कंफ्यूजन कर देते हैं, कुछ नहीं करना, आपको अपोहन याद रखना है और विद्युत अपोहन में 2 इलेक्ट्रोड डाल देने, यानी आपने करंट पास करना है। सॉल्यूशन नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास तीसरा पॉइंट है प्यूरिफिकेशन का, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा अति निषेध फिल्टर पेपर जिसे हम कहते हैं। अति निषेध करने का मतलब क्या है? एक ऐसा इस प्रकार का फिल्टर पेपर होता है जो सूक्ष्म निषेध को कर लेता है। कहने का मतलब है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास नॉर्मल फिल्टर पेपर लेते हैं। क्या लेते हैं? जो मार्केट में नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, एक नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है
देखिए नॉर्मल फिल्टर पेपर में क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल फिल्टर पेपर से किसी सॉल्यूशन को गुजारेंगे तो अक्सर क्या होता है कि इसके बड़े बड़े पोर होते हैं। नॉर्मल फिल्टर पेपर में छेद बड़े होते हैं और उसके साथ साथ क्या है, सारे के सारे कोलाइडल कण भी उससे पार निकल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल फिल्टर पेपर की जगह अल्ट्रा फिल्टर पेपर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनेगा कैसे, कुछ नहीं करना है। ये जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है जिसके पोर पहले क्या है, बहुत बड़े बड़े हैं, इस पोर क्या है इसके बड़े बड़े हैं, इससे कोलाइडल सॉल्यूशन भी आराम से निकल जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके पोर पे हम क्या करते हैं, इसको कोलिडियन कर देते हैं। कोलिडियन करते हैं, कोलिडियन का मतलब क्या है कि इस पर हम अल्कोहल प्लस ईथर लेकर के, ईथर का मिश्रण लेकर के उसमें 4% नाइट्रो सेलुलोज मिला करके इस पे लेप कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फिल्टर पेपर पे लेप कर देते हैं और लेप करके सूख करके ये बिल्कुल कड़क पेपर बन जाता है, कड़क बन जाता है। हमने क्या किया, नॉर्मल फिल्टर पेपर से, क्योंकि उसके पोर बड़े होते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन के कण भी उसमें, विलय के कण भी उससे क्या होते हैं, अंदर बाहर निकल जाते हैं। हमने क्या करा, नॉर्मल फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने के लिए, अतिनिशन पेपर बनाने के लिए अल्कोहल प्लस ईथर के 4% के मिक्सचर में 4% नाइट्रोसेल्यूलोज मिलाया और उसके लेप को इस फिल्टर पेपर पे लगा दिया। जैसे हम इस पे लगाएंगे तो इसके स्पोर अब पहले से क्या हो गए, कम हो गए, छोटे हो गए, इतने छोटे हो गए कि ट्रू सॉल्यूशन के कण तो निकल जाएंगे लेकिन कोलाइड सॉल्यूशन के कण इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप इसकी जगह जिलेटिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिलेटिन जेली जिससे बनती है, अगर हम इस पे जिलेटिन लगा दें, जिलेटिन लगा के सुखा दें तो जिलेटिन इसके बड़े स्पोर जो होते हैं उनको क्या कर देता है, छोटा कर देता है। उनका साइज क्या कर देता है, छोटा कर देता है। और उसका साइज छोटा करने से नॉर्मल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन के कण तो चले जाएंगे लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन का आकार क्योंकि बड़ा होता है, फिर कोलाइडल सॉल्यूशन के सॉल्ट के कण जो होते हैं, पार्टिकल, इससे बाहर नहीं निकल पाते। इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसे क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नॉर्मल फिल्टर पेपर के जैसे को हम क्या बना सकते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर बना लेते हैं, अतिनिशन। और उसको बनाने के 2 प्रोसेस मैंने आपको बताया। कोलोडियन जिसे हम कहते हैं, अल्कोहल और ईथर का मिक्सचर लो, 4% उसमें नाइट्रोसेलुलोज का लेप लगा लो, या फिर जिलेटिन का लेप लगा करके आप नॉर्मल फिल्टर पेपर से इसको बना लेंगे और कोलाइड ऊपर रह जाते हैं और जो अशुद्धियां होती हैं वो कहां चली जाती है, नीचे। तो बेटा ये थी हमारे पास प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं कोलाइड सॉल्यूशन के शुद्धिकरण के, अपोहन, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहता है, अल्ट्रा। ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप इन्हें रीड आउट करिए अच्छे से, इसे बोर्ड के लिए तैयार कीजिए। नाउ गाइस, अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलिगेटिव सॉल्यूशन। हमारे पास अब है कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्ट का के क्या गुण होते हैं, गुण, प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमने। इससे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड का टॉपिक क्लियर हो गया हमारा। अब प्रॉपर्टीज आनी है। देखिए प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है कोलाइडल सॉल्यूशन की। नंबर 1 पे हमारे, नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्या गुण। आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में अणुसंख्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या क्या थी बेटा, याद कीजिए। परासरण दाब था हमारा, ऑस्मेटिक प्रेशर था हमारा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, ठीक है ना, अवनमन था वेपर प्रेशर में हमारा, उन्नयन था, क्वथनांक में उन्नयन, वेपर प्रेशर, हिमांक में अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन, ये हमने पढ़ा था। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड प्रासरण, ऑस्मेटिक प्रेशर। ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, आपको अच्छे से ध्यान होगा। हमने क्या देखा था बेटा सॉल्यूशन में कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, किसी भी विलयन में कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होती है वो विलय पे निर्भर करती है, यानी मोलूम पे निर्भर करती है, यानी विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। किस पे करती है, विलय की, यानी कोई भी भौतिक अवस्था जो होती है इन कणों की जो होती है वो उस पे किस पे करती है, विलय यानी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पे निर्भर करती थी, उनकी संख्या पर, प्रकृति में कितनी संख्या में मॉलिक्यूल है। अब होता क्या है बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन में, वास्तविक सॉल्यूशन में तो आपने देखा कि पूरा का पूरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विलय के संख्या पर निर्भर कर रही थी। यहां पर क्या होता है बेटा कि कोलाइडल सॉल्यूशन जब बनते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन का हमने पीछे पढ़ा है किस प्रकार से हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए, मल्टी मॉलिक्यूलर बनाए, मैक्रो मॉलिक्यूलर बनाए, और आपने देखा एसोसिएटेड कोलाइड देखे। तो हमने क्या देखा कि अक्सर होता क्या है कि जो छोटे छोटे कण होते हैं, किसी भी पदार्थ के छोटे छोटे लघु आकार के परमाणु या आयन आपस में मिलकर के एक बड़े कण का आकार ग्रहण कर लेते हैं। मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स का ध्यान रखिए। मैंने आपको बताया था कि होता क्या है कोलाइड कणों में कि जो छोटे छोटे कण होते हैं
वो छोटे कण आपस में ही मिल करके एक पुंज का निर्माण करते हैं, और उस पुंज को बनाने के साथ में वो किसका आकार ले लेते हैं, कोलाइडल पार्टिकल का आकार लेते हैं, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच उनकी क्या होता है, उनका शेप या साइज आ जाता है। तो छोटे छोटे कण मिले। अब अगर माना किसी सॉल्यूशन में बहुत छोटे छोटे कण हो, माना यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में छोटे छोटे कण मौजूद हैं, ठीक है ना, डिस्पर्स जो डिस्पर्स फेज है उसके कण छोटे हैं, ये कण अगर आपस में मिल करके एक बड़ा कण बना ले इस तरीके से, तो आप देखिए छोटे छोटे कणों ने मिल करके आपस में बड़ा कण बना ले जो कोलाइड कण था, तो सॉल्यूशन में कणों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, कम हो गए ट्री सॉल्यूशन के मुकाबले। ट्री सॉल्यूशन में तो सीधे सीधे थे, ट्री सॉल्यूशन यानी पूर्ण रूप से घुला हुआ, लेकिन कोलाइड सॉल्यूशन जो पूर्ण रूप से घुला नहीं होता, हेट्रोजीनियस होता है, बिस्मांगी होता है। रिमाइंड कराने की आवश्यकता नहीं है, आपने पहले इसे मैंने कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराया। तो अगर छोटे कण मिलकर के बड़े कण का आकार ले लेंगे तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन में कणों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कणों की संख्या कम हो गई, इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई, कम हो गई। पॉइंट इज क्लियर। कोलाइडल सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान वास्तविक सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मुकाबले कम होता है। क्यों होता है कम, यानी परासरण दाब की वैल्यू भी इसमें कम आएगी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम आएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसमें क्या आएगा, कम आएगा। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मान कम क्यों हुए, मैंने आपको उसका रीजन बता दिया। वास्तविक सॉल्यूशन में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है हमेशा निर्भर करती है कणों की संख्या पर, और यहाँ पे तो कण मिलकर के, बहुत सारे कणों ने मिलकर के एक कोलाइडी कण का रूप ले लिया, तो सॉल्यूशन में कणों की संख्या कम हो गई। जब कणों की संख्या ही कम हो गई तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पॉइंट इज क्लियर, वेरी इजी है, फोकस कीजिए, बड़ी आसानी से आपकी समझ में आएगा। नाउ पॉइंट नंबर 2, कलर। जाहिर सी बात है जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो रंगीन होते हैं, यानी वो कलरफुल होते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स्ड फेज के मॉलिक्यूल कण होते हैं, यानी जो विलय होता है, डिस्पर्स्ड फेज क्या कहा था हमने, प्रक्षिप्त परावस्था क्या होते हैं, प्रक्षिप्त परावस्था हमेशा जो कण होते हैं वो कण क्या करते हैं, प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद उस प्रकाश का क्या कर लेते हैं, प्रकीर्णन कर लेते हैं। तो जो विलय मॉलिक्यूल होते हैं वो विलय मॉलिक्यूल प्रकाश को अवशोषित करते हैं और उसका प्रकीर्णन करते हैं, जिससे कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो कलरफुल होता है। लेकिन इसमें एक चीज देखने की बात है बेटा, ये जो तरंग दैर्ध्य जो होती है वो निर्भर करती है कणों के आकार पे, यानी उनकी संख्या पे या उनकी प्रकृति पे। यानी जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता जाएगा सॉल्यूशन में, वैसे वैसे तरंग दैर्ध्य क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। यानी कोलाइडल सॉल्यूशनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कलर क्या होता जाएगा। किसी भी सॉल्ट में जैसे जैसे सॉल्ट का निर्माण होगा, कोलाइडल सॉल्ट का पहले कम धीरे 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 करके सॉल्ट का निर्माण हुआ, कोलाइडल सॉल्यूशन हमने बनाए, तो जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ती जाएगी या उनका आकार बढ़ता जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी कलर क्या होता है, उसकी तरंग दैर्ध्य जो होगी, रंग की जो वेव लेंथ होगी वो घटती जाएगी। जैसे गोल्ड का है, गोल्ड में स्टार्टिंग में गोल्ड पर्पल कलर का होता है, जब गोल्ड का सॉल्ट स्टार्टिंग में बढ़ता है बेटा तो पर्पल कलर होता है, फिर धीरे धीरे करके बैंगनी, फिर लास्ट में गोल्ड कलर में आ जाता है, यानी पीले कलर में आ जाता है। यानी आप जानते हैं कि तरंग दैर्ध्य वायलेट कलर की सबसे ज्यादा होती है, पर्पल, वायलेट एंड इस तरीके से, और ऊपर रेड सबसे कम। तो कहने का मतलब है जो गोल्ड है, गोल्ड का सॉल्ट क्योंकि धीरे धीरे करके उसके गोल्ड के जो कोलाइड्स होते हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है तो तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ कम हो जाती है। तो गोल्ड का सॉल्ट स्टार्टिंग में कैसे होता है, पर्पल कलर में, फिर उसके बाद किस में आ जाता है, वो वायलेट में आ जाता है, बैंगनी में, और देन आफ्टर येलो कलर का गोल्ड का सॉल्ट हमारा बनता है। तो कलर होता है, कहने का मतलब है कोलाइड्स कण में भी कलरफुल होते हैं। नाउ बेटा द वेरी इंपॉर्टेंट वन, ब्राउनियन मूवमेंट यानी ब्राउनी गति। अब आता है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये दो तो बहुत कम मात्रा में हमसे पूछे जाते हैं, कम पूछे, लेकिन ये ब्राउनी मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट जो आप देख रहे हैं ये दो हमसे अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप देखिए ब्राउनी मूवमेंट क्या होता है, क्योंकि ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने इस गति के ऊपर विस्तार रूप में अध्ययन किया था, इसलिए उनके नाम पर इसको क्या कहा गया, ब्राउनी मूवमेंट किया गया। रॉबर्ट ब्राउन हुए थे, उन एक वैज्ञानिक हुए थे, बॉटनिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने वनस्पतिज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया था, उनके नाम पर इसको ब्राउनी कहते हैं। अब ब्राउनी गति कैसी होती है, देखिए ब्राउनी गति का मतलब है कि ये जो काइनेटिक गति होती है, इसमें काइनेटिक ऊर्जा के कारण अक्सर क्वेश्चन आता है कि ब्राउनी गति जो मॉलिक्यूल होते हैं कोलाइड वो किस कारण करते हैं, तो उसका उत्तर है काइनेटिक एनर्जी के कारण। किसके कारण, काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी आखिर कोलाइड मॉलिक्यूल को मिलती कहां से, देखिए बेटा इसको समझिए।
आखिर कोलाइड मॉलिक्यूल ब्राउनी गति करते करते। फॉर एग्जाम्पल बेटा वी हैव ए कंटेनर, माना हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें हमारे क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसमें डिस्पर्स मीडियम भी है और डिस्पर्स फेज भी है, यानी सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। अब होता क्या है कि अक्सर जो हमारा डिस्पर्स मीडियम होता है, यानी विलय के कण क्या है, वो छोटे आकार के हैं, डिस्पर्स मीडियम यानी कोलाइडी जो कण है उनका आकार क्या है, हमारा बड़ा है। कोलाइडी कणों का आकार क्या है, इसमें बड़ा है। लेकिन जो हमने डिस्पर्स मीडियम लिया है, जैसे पानी, डिस्पर्स मीडियम यानी सॉल्वेंट, हमने पानी लिया है तो उसके कणों का आकार क्या है, छोटा है। भाई कोलाइडी कण डिस्पर्स मीडियम, विलय के कण बड़े हैं और विलाय के कणों का आकार क्या है, छोटा है। अब होता क्या है कि माना इस कंटेनर में विलय भी है और विलायक भी है। अब जो विलय के जो कण है, जो कोलाइडी कण है हमारा, उसका आकार बड़ा है और विलायक जो है हमारा डिस्पर्जन मीडियम, उसका आकार छोटा है। अब होता क्या है, ये कण सॉल्यूशन में इससे टकराते हैं, कोलिजन होता है इनके बीच। क्या होता है, कोलिजन। और हमने पढ़ा है कोलिजन थ्योरी में, जब भी कणों के बीच में कोलिजन होगा तो कोलिजन से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है, एनर्जी। अब क्योंकि ये कोलिजन टकराने से हुआ है, कोलिजन के कारण क्या हुआ कि ये कोलाइडी मॉलिक्यूल था और ये हमारे डिस्पर्स फेस का मॉलिक्यूल था और ये डिस्पर्स मीडियम का था। ये इससे जब टकराया तो टकराने से इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी। जो एनर्जी निकली वो ये छोटे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी किसको ट्रांसफर हो गई, कोलाइड मॉलिक्यूल। और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल, इसको काइनेटिक एनर्जी मिलते ही ये टक्कर शुरू हो जाती है, ये कहीं पे भी टक्करें शुरू हो जाती हैं। और इस प्रकार के मूवमेंट को हम जिगजैग मूवमेंट भी कहते हैं, जिगजैग मूवमेंट भी कहते हैं। ये है ब्राउनी गति, इसे क्या कहते हैं, ब्राउनी गति। और ये है, इसे हम जिगजैग मूवमेंट कहते हैं, जिगजैग भी कहते हैं, जिगजैग। पॉइंट इज क्लियर, बी कंसंट्रेट अगेन। होता क्या है कि ब्राउनी गति काइनेटिक एनर्जी के कारण होती है। काइनेटिक एनर्जी कहां से मिली, कोलाइडल सॉल्व में हमारे पास डिस्पर्स फेज भी है, डिस्पर्जन मीडियम भी है। डिस्पर्जन मीडियम फॉर टाइम बिंग आप पानी मान लीजिए। देखिए पानी के मॉलिक्यूल्स छोटे होंगे इन कंपेरिजन और डिस्पर्स फेज के, यानी जो कोलाइड मॉलिक्यूल जो बना है हमारे पास कोलाइड सॉल्व, उसमें डिस्पर्जन के जो मॉलिक्यूल है वो कम है और कोलाइड मॉलिक्यूल का आकार क्या है, बड़ा है। ये जब कोलाइड मॉलिक्यूल इस छोटे कण से टकराता है तो छोटे कण के कोलिजन होता है, टकराने के कारण ये छोटा कण अपनी एनर्जी इसको रिलीज कर देता है। क्लियर हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी, इसको काइनेटिक एनर्जी मिलते ही ये मूवमेंट करने लगता है। और इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स की टक्कर के कारण इस तरीके की एक संरचना प्राप्त होती है, जिगजैग टाइप की। किसकी, और इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनी मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउनी। पॉइंट इज क्लियर कि क्यों होता है मूवमेंट। सबसे बड़ी बात है ब्राउनी मूवमेंट होता क्यों है। कोलाइडी कण ब्राउनी गति करते हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में तिरछे रूप से कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडी कण गति करते हैं उसको हम ब्राउनी मूवमेंट कहते हैं। कारण काइनेटिक एनर्जी, कारण काइनेटिक। अब आते हैं बेटा हम टिंडल इफेक्ट में, टिंडल प्रभाव। देखिए ये भी वैज्ञानिक के नाम पर ही इसका नाम रखा गया। टिंडल नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, इसलिए टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए टिंडल क्या होता है। देखिए बेटा अक्सर आपने देखा होगा कि जो लाइट, इसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है कोलाइड सॉल्यूशन की। देखिए बेटा टिंडल प्रभाव में अक्सर आपने देखा होगा सर्दी के दिनों में खिड़की से जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो एक किरणों की रोशनी आपको नजर आती है, यानी धूल के छोटे छोटे कणों के कारण प्रकाश का छितरना, प्रकाश के मार्ग में उपस्थित धूल कणों के कारण प्रकाश के छितरने को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ, यानी कोई भी पार्टिकल्स के द्वारा प्रकाश का स्कैटर होना यानी छितरना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अक्सर धूप जब खिड़की से निकलती आती है तो आप देखेंगे कि घर के अंदर लाइन के रूप में लाइट आ रही होती है। यानी आपको वो लाइन क्यों दिखाई दी लाइट की, क्योंकि डस्ट के कणों के कारण वो लाइट क्या होगी, स्कैटर हो गई। लाइट क्या होगी, स्कैटर हो गई ना। या कभी आप घने जंगल में गए और आप देखते पेड़ों से सूर्य का जो प्रकाश आता है वो भी किसका एग्जाम्पल है हमारे पास, टिंडल। क्योंकि वो लाइट धूल के कणों के कारण छेद के रूप में लाइट आ रही होती है, धूल के कणों के कारण स्कैटर हो जाती है। प्रकाश के फैलना कणों के कारण, किन्हीं भी कणों के कारण प्रकाश के फैलने की घटना को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल। देखिए अब होता क्या है, मैं आपको थोड़ा कोलाइडल सॉल्यूशन का बताता हूं। देखिए बेटा ये एक गिलास है हमारे पास, पानी का कोई गिलास है हम पे,
पानी इसके अंदर, मैं पहले पानी ले रहा हूँ वाटर सॉल्यूशन, यानी वाटर, या मैं ये बताऊं आपको कि इसमें आप नमक पानी ले लिया आपने, ट्रू सॉल्यूशन ले लिया, क्या ले लिया, ट्रू सॉल्यूशन, बिलियन है ये क्या है, इसमें आपने ट्रू सॉल्यूशन ले लिया, नमक पानी घोल दिया या चीनी पानी जो भी है, आपने इसमें चीनी घोल दी। चीनी घोलने के बाद यहां पर आपके पास एक टॉर्च है, यहाँ पे, इस टॉर्च की आपने यहां से एक लाइट मारी, सॉरी थोड़ा टॉर्च ऊपर बन गई, थोड़ा और नीचे बनाता हूं। इस प्रकार से हमारे पास एक टॉर्च है, ठीक है। ये टॉर्च का जब आपने इस पे लाइट मारी, टॉर्च चमकाई जब, किस पे, ट्रू सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन है हमारे पास है, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन यानी पानी में हमने चीनी घोल रखी, वास्तविक सॉल्यूशन। जैसे ही आपने इस पे लाइट मारी तो आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, ये लाइट आपको टॉर्च के स्टार्टिंग में भी दिखेगी और ग्लास के बाहर भी दिखेगी। जिस भी कलर की आप लाइट मारे, माना ब्लू कलर मार दी आपने, रेड मार दी या येलो मार दी, आप देखेंगे ट्रू सॉल्यूशन में होता क्या है, लाइट यहां पे दिखेगी आपको और उसके बाद लाइट आपको यहां पर दिखेगी। ध्यान रखिएगा, बी कंसंट्रेट ऑन इट, वेरी इजी एट है, बहुत इजी है समझना टिंडल इफेक्ट को। लाइट यहां दिखेगी यहां, लेकिन जो ये सॉल्यूशन आपने यहां पे भरा था चीनी के पानी का, यहां आपको लाइट का पाथ नजर नहीं आएगा, लाइट का पाथ नजर, ये सॉल्यूशन सेम दिखाई देगा आपको। यहाँ येलो कलर या ब्लू कलर की लाइट, यानी मैंने ब्लू कलर मार दिया आपने, या रेड या येलो, तो इधर भी येलो दिखाई देगा, ग्लास के बाहर भी येलो लाइट दिखाई। लेकिन देखिए वेरी सरप्राइजिंग, जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है उसमें बीच में ग्लास के अंदर जो सॉल्यूशन भरा है वहां आपको लाइट नजर नहीं आएगी, लाइट का कोई पाथ, जैसा सॉल्यूशन था वैसे ही मिला। पॉइंट इसके लिए ट्रू सर। आइए इसकी जगह मैं ब्राउनी को इरेज कर रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अगर मैं इसकी जगह कोलाइडल सॉल्यूशन ले लूं, कौन सा सॉल्यूशन ले लें यहाँ पे, कोलाइडल सॉल्यूशन। फिर से मैं टॉर्च बना रहा हूं, आप देखिएगा ये टॉर्च है, यहां से टॉर्च गई, ये लाइट गई यहां से टॉर्च की। देखिए अब की बार ये जो टॉर्च की रोशनी है ये किस पे डाली जा रही है, देखिएगा कोलाइडल सॉल्यूशन पे किस पे डाली जा रही है। मैं जरा डॉट डॉट करके दिखाता हूं क्योंकि मेरे को इसमें आपको पाथ दिखाना है। ये कौन सा सॉल्यूशन है हमारा, कोलाइडल सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, बी कंसिडरेट ऑन इट, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब की बार जो आपने लाइट डाली वो कोलाइडल सॉल्यूशन से गुजारी, किससे गुजारी, और आप देखेंगे बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको लाइट का पाथ नजर आएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए बेटा यहां मैंने पाथ नहीं बनाया, जैसा लिक्विड का फॉर्म पहले था, चीनी घोली हुई थी, ग्लूकोन डी घोला हुआ था, नहीं दिखाया मैं, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन लिया आपने। यहां पर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन लेते ही जब आपने उसमें टॉर्च की कोई लाइट दी तो वो लाइट आपको यहां भी दिखाई देगी, ग्लास के अंदर लाइट का पाथ अंदर भी दिखाई देगा, लाइट का पाथ बाहर भी दिखाई देगा, लाइट का पाथ बाहर भी दिखाई देगा। बी कंसंट्रेट ऑन इट। क्या डिफरेंस देखा आपने, ट्रू सॉल्यूशन में लाइट का पाथ ग्लास के अंदर नहीं दिखा, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट का पाथ, जो कलर की लाइट येलो है तो येलो यहां भी आएगा, येलो यहां भी आएगा, येलो यहां भी आएगा, ब्लू है तो ब्लू यहां भी आएगी, यहां भी आएगी, यहां भी आपको दिखाई देगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो कण होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन के कणों के मुकाबले बड़े होते हैं, 1 नैनोमीटर की 1000 नैनो। इन कणों ने क्या किया, लाइट को स्कैटर कर दिया, लाइट को क्या कर दिया, फैला दिया। प्रकाश की जो किरणें इन कणों पे पड़ी, कणों के कारण ये फैल गई, और फैलने से आपको क्या नजर आया, ये लाइट इसमें नजर आई। और ये फैलने का जो ग्राफ होता है ये बेटा एक कोन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, कोन। इस तरीके से आपको फैलती हुई लाइट ऐसी आएगी, और जब फैलेगी तो इस रूप में फैलेगी, किसके रूप में, कोन के रूप में। किसके रूप में, कोन। किसके रूप में, कोन के रूप में। इस कोन को टिंडल कोन कहते हैं। क्या कहते हैं, और इस प्रकार की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार की घटना को, कणों के द्वारा प्रकाश के छितरने की, स्कैटर की घटना को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट इज क्लियर, आई थिंक सो। आपको कॉन्सेप्ट ब्राउनी मोशन, जिगजैग मोशन है, काइनेटिक एनर्जी डिस्पर्जन मीडियम से मिली, और देखिए टिंडल इफेक्ट ट्रू सॉल्यूशन में आपको कुछ नजर, आप घर में करके देख सकते हैं। करिए आप प्रैक्टिकल। ग्लूकोन डी आजकल आप पी रहे होंगे, लगाइए। आजकल तो कई प्रकार की लाइट्स आती हैं, आप नॉर्मल टॉर्च की लाइट को देखिए, अंधेरे में पास करिए उसको, देखिएगा आपको ये नजर नहीं आएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन बनाइए आप। कौन सा बनाएंगे आप, आटा घोल दीजिए पानी में, कुछ समय के बाद आटा बैठ जाएगा, सस्पेंशन हो जाता है आटे का, आपको देखेंगे कोलाइड। दूध देखिए आप, दूध आपका कोलाइडी सॉल्यूशन है,
आप दूध पे मारिए लाइट, आपको देखिए साफ नजर आएगी गिलास के अंदर भी और गिलास के बाहर भी, जरूर करके देखिएगा। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये थी हमारे पास क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी। बेटा राइट आउट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ब्राउनी मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। सरफेस टेंशन की वीडियो लगातार मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, जब तक आप वॉच नहीं करेंगे तब तक आप नोट्स से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। मस्ट बी वॉच इट।